बंसल का स्वागत है। 10,000 से ज़्यादा हेयर रिलेटेड केसेस आपने देखे हैं। क्या सीखा है भारतीय बालों के बारे में? ऑलमोस्ट 50% मेन मेल पैटर्न बॉल्डनेस से अफेक्टेड होते हैं। हेयर ऑयल का लॉजिक क्या होता है, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय कल्चर में है? ये तो एक कल्चर है, पुराने हमारे एंसेस्ट्रल टाइम से चला आ रहा है। उससे मेडिकली आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। जेनेटिक्स के अलावा सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है हेयर लॉस में? और क्या जेनेटिक्स सबसे बड़ा फैक्टर होता है? हर बॉलीवुड एक्टर और हर क्रिकेटर ने हेयर ट्रीटमेंट करी है। अगर आप हेयर ट्रीटमेंट में दवाइयों को गिनेंगे तो डेफिनेटली। क्या हर दिन आपको शैम्पू यूज करना चाहिए या नहीं? मेरा मानना ये है कि आप शैम्पू चाहे हफ्ते में 4 बार करो चाहे 5 बार करो, बट बिना शैम्पू के बाल गीले मत करो। क्यों? सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं हेयर केयर रूटीन्स में? सर्दियों में हर कोई गर्म पानी में नहाता है, वही गर्म पानी वो हेड पे डाल लेते हैं। हेयर के लिए तो ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। आजकल बाल झड़ने लगते हैं, लोग तभी आने लगते हैं कि ट्रांसप्लांट कर दो। तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि ट्रांसप्लांट बाल झड़ने का इलाज नहीं है। बॉल्डिंग और हेयर लॉस ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स बन चुके हैं आज के ज़माने में। जैसे कि मैं कहते रहता हूँ 2024 में साइंस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। तो इफ़ यू आर डीलिंग विथ एनी ऑफ दीज टू प्रॉब्लम्स, पहले ये याद रखो कि टेंशन नहीं लेनी है, डॉक्टर्स की बातें सुननी है, हेल्थ एक्सपर्ट से सीखना आपको। आज के पॉडकास्ट में आप बालों के हेल्थ को इम्प्रूव कैसे करें, इस टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सीखोगे। और हेयर ट्रांसप्लांट्स का A to Z विथ प्राइस, विथ कॉम्प्लिकेशंस, विथ साइड इफेक्ट्स, विथ क्वालिफिकेशंस, सब कुछ सीख लोगे। अगर आप बालों को लेकर टेंशन ले रहे हो तो ये पॉडकास्ट आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड जनरली अगर आपको बालों के हेल्थ के बारे में और सीखना है, अपने बॉडी के बारे में और सीखना है, तो आपको इस देश के वन ऑफ द टॉप डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अरिका बंसल की बातें सुननी चाहिए। अगर इनकी क्लाइंट लिस्ट की बात की जाए तो शी इज ट्रीटेड पीपल लाइक मोहम्मद शमी, मोहम्मद अजहरुद्दीन एंड रवि शास्त्री सर। 10,000 से ज़्यादा हेयर रिलेटेड केसेस को एग्जामिन करके ट्रीट किया है मैम ने। शी इज़ द राइट पर्सन फॉर दिस पॉडकास्ट। इट्स डॉक्टर अरिका बंसल ऑन TRS। डॉक्टर अरिका बंसल का स्वागत है। नमस्ते मैम। थैंक यू रणवीर फॉर इन्वाइटिंग मी एंड आई एम ऑनर्ड टू बी हियर। थैंक यू सो मच। ऑनर टू बी स्पीकिंग टू यू। 10,000 से ज़्यादा हेयर रिलेटेड केसेस आपने देखे हैं आपके मेडिकल करियर में जी। क्या सीखा है भारतीय बालों के बारे में 10,000 केसेस को स्टडी करने के बाद? देखिए, भारतीयों में जो बॉल्डनेस की जो परसेंटेज है, इट इज़ ऑलमोस्ट द सेम अक्रॉस द ग्लोब। बिकॉज जैसे कि देखा गया है कि ऑलमोस्ट 50% मेन मेल पैटर्न बॉल्डनेस से अफेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड 80 साल की उम्र तक 80% लोग अफेक्टेड होते हैं। सो आप ये मान सकते हैं कि कितनी कॉमन समस्या है। सो इंडिया के जो पेशेंट्स को ट्रीट करते करते जो हमने पाया कि जनरली हम एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं, ठीक है। बिकॉज रेशियल डिफरेंसेस जो होते हैं, दे डू मेक अ डिफरेंस इन द फाइनल आउटकम। जैसे कि हम अगर कॉकेशियंस यानी अमेरिकन्स जो गोरे लोग हैं, अगर हम उनकी सर्जरी करते हैं तो उनके हेयर थोड़े पतले बट ज़्यादा घने होते हैं पीछे। तो उनके केसेस में ग्रेड 6 या ग्रेड 7 एडवांस्ड बॉल्डनेस को कवर करना ज़्यादा आसान है इसमें ग्रेड्स भी होते कम्पेयर हैं? टू इंडियंस। जी हाँ, बॉल्डनेस के ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1 टू ग्रेड 7। ओके। इसको बोलते हैं नॉर्वुड ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस, ठीक है। यानी हमने गंजेपन को 7 ग्रेड्स में डिवाइड किया हुआ है। जी। ग्रेड 1 में बाल थोड़े से अंदर जाते हैं साइड्स में, ग्रेड 2 में थोड़े और अंदर जाते हैं, ग्रेड 3 में फ्रंट का पूरा चला जाता है, ग्रेड 4 में वो पीछे भी अफेक्ट करने लगता है क्राउन एरिया में, ग्रेड 5 में फ्रंट और क्राउन का एक्सटेंट एरिया बढ़ जाता है, और ग्रेड 6 बोला जाता है जब तीनों एरियाज पूरे चले गए और साइड्स में बाल हैं घने। अगर साइड्स के भी नीचे जाने लगे और क्राउन और बड़ा होने लगे, उसे हम ग्रेड 7 बोलते हैं। सो ये ग्रेडिंग जो है मेल पैटर्न बॉल्डनेस का, ये हम यूज़ करते हैं। इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ये समझना आसान है डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स को समझाना भी आसान है। इसके अलावा भी 1-2 क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जैसे कि BASP वगैरह, और कुछ गंजेपन की कैटेगरीज हैं, जैसे कि डिफ्यूज थिनिंग, आपके पूरे ही बाल अफेक्ट हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, तो वो इस ग्रेडिंग सिस्टम में ठीक से फिट नहीं होते हैं।
तो कभी कभी क्या होता है, किसी को सिर्फ क्राउन से शुरू हुआ है बॉल्डनेस, आगे के बाल बहुत अच्छे हैं, तो कुछ बॉल्डनेस के ग्रेड्स नॉर्वुड में अच्छे से फिट नहीं होते हैं, बट मोर और लेस हम नॉर्वुड स्केल फिक्स को यूज़ करते हैं बॉल्डनेस को क्लासीफाई करने के लिए। तो आपने क्योंकि इंडियन से रिलेटेड सवाल पूछा था, जी। तो जो अंग्रेज गोरे लोग होते हैं उनका जो डोनर है यूजुअली इंडियन से बेहतर होता है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, बट उनका इंडिविजुअल हेयर काफ़ी पतला होता है, ठीक है। और अगर मैं एफ्रो अमेरिकन्स की बात करूं, उनकी डेंसिटी काफ़ी कम होती है और इंडिविजुअल बाल काफ़ी मोटा होता है, तो वो उनको ऑपरेट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इंडियंस में हमने पाया कि जनरली डोनर इज़ मॉडरेट, नॉट एक्सीलेंट लाइक कॉकेशियंस, बट वी कैन गिव वेरी गुड रिजल्ट्स अगर हम मेहनत से काम करें, ध्यान से काम करें, केस सही सिलेक्ट करें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आजकल बाल झड़ने लगते हैं, लोग तभी आने लगते हैं कि ट्रांसप्लांट कर दो, तो उनको ये समझना ज़रूरी है कि ट्रांसप्लांट बाल झड़ने का इलाज नहीं है जी। ट्रांसप्लांट एक गंजेपन को रिवर्स करने का तरीका है, ठीक है। तो वो एक बहुत बड़ी मिथ है जो लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, क्योंकि आजकल सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं और ये लोग समझ रहे हैं। लोग ये भी आते हैं कि बॉल्डनेस अभी शुरू भी नहीं हुआ बट मेरे पापा को है बॉल्डनेस, तो आप मेरा ट्रांसप्लांट अभी से कर दो। तो मैं ये कहना चाह रही थी, देयर इज़ नथिंग लाइक प्रिवेंटिव हेयर ट्रांसप्लांट, ठीक है। ट्रांसप्लांट तभी करना चाहिए जब एक पर्टिकुलर एरिया आपके स्कैल्प के ऊपर 70 to 100% खाली हो गया हो, ठीक है। सो ये एक केस सिलेक्शन एंड एरिया सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर मरीज़ के लिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको किस एरिया में बाल करवाने चाहिए और किस एरिया को हमने अभी छूना भी नहीं चाहिए, जी। बिकॉज सर्जरी करने से क्या होता है कि जहाँ पे बाल पतले हो चुके हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं, ठीक है। तो हमको वेट करना चाहिए। जैसे कि बाल हल्के हुए हैं, बॉल्डनेस नहीं आई है, मान लीजिए 30-40% बाल गए हैं, अगर हम ऐसे में अगर सर्जरी करते हैं उस एरिया में, तो एक बाल जो हम लगाते हैं उससे हम एडजेसेंट 2-3 बाल डैमेज कर सकते हैं, क्योंकि इसको बोलते हैं कोलैटरल डैमेज, ठीक है। तो देयर इज़ अ रिस्क ऑफ कोलैटरल डैमेज, सो द डॉक्टर हैज़ टू बी डिलीजेंट इनफ, यानी डॉक्टर को बहुत ध्यान से आइडेंटिफाई करना होगा कि हाँ इस पेशेंट को ज़रूरत है या नहीं, और अगर ज़रूरत है तो किस एरिया में हमको करना चाहिए। थोड़े रिलेटेबल सवाल अब पूछूंगा आपसे जी। जेनेटिक्स के अलावा सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है हेयर लॉस में, और क्या जेनेटिक्स सबसे बड़ा फैक्टर होता है? अगर पुरुषों की बात करें, मेल्स में जी। जेनेटिक्स ही सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक है। ओके। 80% में मैं बोलूँगी जेनेटिक्स ही फैक्टर है जिस वजह से उनको गंजेपन का सामना करना पड़ता है, यानी कि अगर आपके पापा या आपके मामा को गंजापन का सामना करना पड़ रहा है, हाँ, आपको भी करना पड़ेगा। जी जी जी, ज़रूरी नहीं है कि करना पड़ेगा, बट 80% केसेस में ये पाया गया है कि फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होती है। 20% केसेस में बिना फैमिली हिस्ट्री के भी उनके जेनेटिक चेंजेस, म्यूटेशंस के कारण उनमें भी बॉल्डनेस आ सकती है, ठीक है। तो ये मेल्स में तो ये हो गया, बट जो महिलाओं में जो बाल झड़ रहे हैं, ठीक है, उसमें जेनेटिक फैक्टर कम है, उसमें डाइटरी स्ट्रेस फैक्टर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डिफ्यूज़ हेयर लॉस के लिए, जो ओवरऑल बाल पतले होते हैं, थिन होते हैं। डिफ्यूज्ड हेयर लॉस मतलब? डिफ्यूज़ मतलब जो बड़े एरिया को अफेक्ट करे, पूरे बड़े एरिया को, मतलब हेयरलाइन शिफ्ट नहीं हो रही, कोई बॉल्डनेस का पैच क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, और कहीं पे कोई गंजापन नहीं दिख रहा है, बट ओवरऑल बाल पतले हो गए हैं। यानी कि तकिए पर बाल, बाथरूम में बाल, जी, हर जगह। वो जी। काफी सारे बंदों को भी ये पता है गर्ल्स के हेयर लॉस के बारे में। जी जी कि मिल जाते हैं बाल। जी 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 जी। पर ओके, आपसे ये पूछना चाहूँगा मैं कि इतने सारे केसेस को सॉल्व करने के बाद, स्पेशली जब हम मेल्स की बातें करें, अपने मेल इनसिक्योरिटी के बारे में क्या सीखा है? मेल इनसिक्योरिटी के बारे में मैंने ये सीखा है कि जैसे कोई भी आज की डेट में कोई भी किसी अपने करियर में है, स्टूडेंट है या कहीं भी जॉब करते हैं, तो उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन देयर करियर परफॉर्मेंस, इन देयर जॉब परफॉर्मेंस। सो व्हेन द सेल्फ कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट्स व्हेन दे टॉक टू समवन, सो अ पर्सन कैन फोकस ऑन फेशियल इमोशंस। हम चेहरे के इमोशंस पे कब फोकस कर सकते हैं? जब आपका हेयर लाइन हो ऊपर और साइड फ्रेमिंग हो। सो बेसिकली जो बाल हैं वो हमारे फेस को फ्रेमिंग देते हैं, एक टॉप फ्रेमिंग, एक साइड फ्रेमिंग। तो जब वो फ्रेमिंग चली जाती है तो आप मान लीजिए कोई स्पीच दे रहे हैं या फिर आप एक बड़े से ग्रुप को एड्रेस कर रहे हैं, तो देर इज़ सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन, एक आपके माइंड का एक पार्ट है जो कंटिन्यूसली ये सोचता रहेगा कि अरे मेरा हेयर लाइन नहीं है, हेयर लाइन नहीं है, एंड उससे क्या है आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी बहुत अफेक्ट हो सकती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट हो सकता है जी। तो मेरे हिसाब से ये नंबर 1 चीज़ है। बाकी यंग बॉयज़, उन लड़कों में क्या होता है कि व्हेन दे वांट टू गेट मैरिड,
तो इसलिए वो सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, ठीक है। वो फ्रेंड सर्कल्स में जाना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस भी फ्रेंड सर्कल में जा रहे हैं हर कोई बोल रहा है अच्छा, अनचाही एडवाइस दे रहे हैं कि तुम ये कर लो, तुम ये ट्राई कर लो, तुम वो ट्राई कर लो। तो जब आप किसी प्रॉब्लम से डील करते हैं, मुझे ऐसा लगता है जो अनचाही एडवाइस जो कि हमारे शुभचिंतक ही दे रहे होते हैं, बट वो एक नेगेटिव चीज़ बन जाती है। तो लोगों को लगता है कि मैं क्यों पार्टी में जाऊँ, तो वो सोशलाइज करना बंद कर देते हैं। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। फिर मैंने एक दो स्टोरीज़ हैं, जैसे कि किसी को बॉल्डनेस हो गई बट उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट उनके बच्चों को फ़र्क पड़ रहा है कि पापा आप बहुत हमारे दादा टाइप के लगते हो, तो आप हमारी बर्थडे पार्टी में मत आओ। तो वैसे वाली कुछ स्टोरीज़ भी सुनने में आती हैं। बेचारे तो पापा। तो वो भी एक चीज़ है। तो अगर कोई चीज़ फिक्स हो सकती है तो उसको क्यों ना फिक्स किया जाए, बट जी, दैट डजेंट मीन कि आप अपनी स्किन में कंफर्टेबल नहीं हो। आपको अपनी स्किन में कंफर्टेबल होना सीखना चाहिए, एंड आपको ट्रांसप्लांट कराना चाहिए जस्ट बिकॉज यू कैन अफोर्ड, बोथ इन टर्म्स ऑफ योर डोनर एंड द टाइम एंड एफर्ट दैट यू हैव टू इन्वेस्ट एंड द मनी। एंड द मनी। ओके, मान लो मैम एक 30 साल का बंदा हु हैज़ एन एवरेज केस ऑफ हेयर फॉल, यानी कि जो आप कॉमनली देखते हो आपके 10,000 केसेस में जो सबसे कॉमन केस है, उसकी प्राइस रेंज क्या होती है रफली स्पीकिंग? देखिए वो डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, बट वही मिनिमम 1.5-2 लाख से स्टार्टिंग हो जाएगी अगर नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स काफ़ी कम लग रहा है। ओके, ऑल्सो फेयर टू से कि मोस्टली हर बॉलीवुड एक्टर और हर क्रिकेटर ने हेयर ट्रीटमेंट करी है। अगर आप हेयर ट्रीटमेंट में दवाइयों को गिनेंगे तो डेफिनेटली, तो सब डेफिनेटली दवाइयाँ कर ही रहे होंगे, बिकॉज फॉर देम ये उनके करियर का एक अभिन्न हिस्सा है। तो जी। वो दवाइयाँ शुरू से लेते हैं, और ट्रांसप्लांट डेफिनेटली वो करते हैं, बट वो जो ट्रांसप्लांट करते हैं वो यूजुअली शुरुआत में ही करने लगते हैं थोड़े थोड़े एरियाज़ को लेके। ओके, जैसे कि जब मैं यहाँ बैठा कैमरा के रोल होने से पहले, आपने कहा कि आप मेरी हेयर लाइन देख रहे थे, जी जी जी। मुझे भी करने की ज़रूरत है? नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है। आपका जो है एब्सोल्युटली एक नेचुरल मेल हेयर लाइन है, जो कि एक एम शेप होनी चाहिए। एक मेल हेयर लाइन शुड बी एम शेप। तो आपका बड़ा ही नेचुरल शेप है, तो आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब मैं 27 साल का हुआ तो ये होने लगा था, ये जो यहाँ ट्रायंगल्स दिख रहे जी हैं, जी जी जी। और इन ट्रायंगल्स की वजह से मुझे बहुत डर फील हो रहा था कि यार क्या अब मेरी भी मेल पैटर्न बॉल्डनेस स्टार्ट हो रही है। पर इस ट्रायंगल से ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। जी ये नेचुरल चीज़ होती है बंदों के लिए। हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप टीनेज से एडल्टहुड में ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी जब आप 17-18 साल की उम्र क्रॉस करते हैं, तो आपकी जो हेयरलाइन टीनेज में होती है तो वो एक थोड़ी चाइल्डिश होती है, थोड़ा स्ट्रेट होती है, ठीक है। तो जब वो मैच्योर होते हैं, एडल्टहुड में एंटर करते हैं, तो एक एम क्रिएट होता है। उस एम को बोलते हैं हेयरलाइन मैचुरेशन। और काफ़ी लोग यंग एज में 19-20 साल में तभी से पैनिकी हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो गया, मेरे बाल उड़ गए, अब आप इसको वापस लाओ। और इसी को फिक्स कराने इतनी यंग एज पे आने लगते हैं। तो उनको ये समझाने में बहुत समय और एफर्ट लग जाता है कि ये गंजापन नहीं है, ये आपका नॉर्मल हेयरलाइन मैचुरेशन का प्रोसेस है। जी, हमारे ऑलमोस्ट हर स्टेट में बालों पर तेल लगाया जाता है। जी। हेयर ऑयल का लॉजिक क्या होता है? क्योंकि ये सिर्फ भारतीय कल्चर में है। आई हम्म। डोंट थिंक ये वर्ल्ड के और कोई भी कल्चर में लोग नहीं, अपने बाल पर तेल लगाते हैं। ये तो एक कल्चर है, पुराने हमारे एंसेस्ट्रल टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। जो ऑयल है इट्स गुड फॉर स्किन हाइड्रेशन, ठीक है। जैसे नारियल का तेल है और भी ऑलिव ऑयल है, ये सारे तेल हमारी स्किन की हाइड्रेशन के लिए अच्छे हैं, क्योंकि स्किन में बहुत रूखापन आ जाता है। तो बट हेयर में टेक्निकली इसकी ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न है, एक अगर आपका हेल्दी स्कैल्प स्किन है और हेल्दी हेयर है, तो उसकी रूट में एक ग्लैंड रहता है जिसे बोलते हैं सिबेशियस ग्लैंड, ठीक है। और इस यूनिट को बोला जाता है पाइलोसिबेशियस यूनिट। पाइलो मीन्स हेयर, सिबेशियस मतलब ऑयल का, यानी तेल का ग्लैंड। तो एक हेल्दी हेयर रूट प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ ऑयल। वो तेल जैसे ही आपकी स्कैल्प की स्किन के सरफेस पे आता है तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। अगर आप शैम्पू ढंग से ना करें, और आपने इनसिक्योरिटीज़ की बात की थी, लोग जैसे ही डरते हैं ना बॉल्डनेस से, वो शैम्पू ढंग से करना बंद कर देते हैं, हल्के हाथ से लगाएंगे, डर डर के शैम्पू करेंगे। उससे क्या है, वो तेल बिल्डअप होता रहता है, उसकी लेयर बिल्डअप होती रहती है, और फिर उसमें डैंड्रफ, फ्लेकिंग, इचिंग, रेडनेस या दाने भी हो सकते हैं, ठीक है। और दैट कैन लीड टू हेयर फॉल, जी। ठीक है। तो इसीलिए मैं पॉइंट पे फिर से तेल वाले पॉइंट पे आती हूँ। जो तेल नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है ना स्कैल्प पे, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो बट आप उसको क्लीन करने की बजाय ऊपर से और तेल लगाते रहेंगे तो आप फंगल ग्रोथ को एक कल्चर मीडियम दे रहे हैं जो और ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। तो हर किसी की बॉडी डिफरेंट है। अगर किसी का स्कैल्प स्किन और फेस का स्किन बहुत ऑयली है, मेरे हिसाब से उनको हेयर ऑयल नहीं लगाना चाहिए। बट अगर लगा रहे हैं जैसे 10 मिनट के लिए, तो आप 10 मिनट बाद रिंस ऑफ कर दीजिए। ये मैं बता रही थी हेयर के इफेक्ट्स ऑन स्कैल्प स्किन। अब आ जाते थे हेयर शाफ्ट पे, ठीक है, यानी बाल लंबा होता है हमारा हर किसी का, तो जब वो स्किन से दूर आ जाता है तब वो रूखेपन का शिकार हो सकता है, ठीक है। तो ये एक डाइकोटमी है, स्कैल्प की स्किन ऑयली है बट लेंथ पे हमको थोड़ा हाइड्रेशन चाहिए, तो लेंथ पे जो हमको मॉइस्चराइजेशन चाहिए उसके लिए तेल थोड़ा सा हेल्पफुल है। हेयर ऑयल यूज करना चाहिए या हेयर सीरम? मैं पर्सनली हेयर सीरम रिकमेंड करती हूँ और पर्सनली यूज़ भी करती हूँ, बिकॉज तेल की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और सीरम मैं हेड वॉश के बाद हेयर की लेंथ पे लगाती हूँ, वो भी थोड़ा सा, ठीक है। और हेयर ऑयल अगर मैंने लगा दिया तो वो बहुत चिपचिपा हो जाएगा, वो डस्ट को ज़्यादा कैच करेगा, ठीक है, और वो मैसी भी जल्दी हो जाता है मेरे हिसाब से। जब आप मेरे जैसे बंदों से मिलते हो जो हर दिन हेयर वैक्स लगाते हैं, आपके दिल को मुझे क्या कहना है? आपको ये कहना है कि हेयर वैक्स खराब है? नहीं, हेयर वैक्स सेफ़ है, हेयर वैक्स से कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज वो एक एक्सटर्नल चीज़ लग रही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता हेयर वैक्स से कोई दिक्कत है। मुझे दिक्कत होती है जो लोग रीबॉन्डिंग या केराटिन बहुत ज़्यादा कराते हैं, ठीक है, उनको बाल में सारे सेट चाहिए बाल, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि वो एक प्रोडक्ट लगाते हैं हेयर लेंथ पे और उसको फिर बहुत ज़्यादा हीट से एक्सपोज करते हैं। वो कुछ प्रोडक्ट्स लगाते हैं जो कि सपोजिडली हीट प्रोटेक्टेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि हम जब ये ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं तो आपका हेयर शाफ्ट डैमेज नहीं होगा। तो मैंने, ऐसा नहीं है, मैंने खुद भी कराया हुआ है, ठीक है, ये सारे जो केराटिन रीबॉन्डिंग वगैरह खुद भी करा के देखा हुआ है। मेरा ऐसा पर्सनली हीट एक्सपोजर से मुझे दिक्कत है, बट हेयर वैक्स अगर आप रेगुलर भी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। हेयर जेल भी आप रेगुलरली लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोवाइडेड यू आर क्लीनिंग देम ऑफ ऑल्सो। और रूट पे ज़्यादा मत लगाएं, ठीक है, लेंथ पे ज़्यादा लगाएं। क्या हर दिन आपको शैम्पू यूज़ करना चाहिए या नहीं? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम सब लोगों के मन में कि ये बचपन में मैंने सुना था अपने पेरेंट्स से कि रोज़ रोज़ शैम्पू करोगे तो बाल सफ़ेद हो जाएंगे, ठीक है, या फिर बाल ज़्यादा झड़ेंगे। दैट इज़ नॉट ट्रू, ये सही नहीं है। शैम्पू आप रोज़ कर सकते हैं अगर आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जो बहुत ह्यूमिड है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है और आपको क्लिनजिंग की ज़रूरत है, तो आप डेली शैम्पू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैंने देखा है कि काफ़ी सारे यंग लड़के वो बाल रोज़ धोते हैं पानी से, शैम्पू करेंगे हफ्ते में 2 बार, तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि आपने बालों में पानी डाल दिया, बाल तो क्लीन हुए नहीं। और आप ये समझिए कि पानी का ज़्यादा एक्सपोजर हेयर शाफ्ट के लिए हानिकारक हो सकता है। आप पूछेंगे कैसे? जैसे आप अपना हाथ पानी में बहुत देर तक रखें तो आपके हाथ की स्किन उठी उठी सी हो जाती है ना, तो वो डैमेज, फ्रेजाइल होने लगती है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा समय तक गीले रहेंगे तो हेयर शाफ्ट फ्रेजाइल होने लगता है जी। तो मेरा मानना ये है कि आप शैम्पू चाहे हफ्ते में 4 बार करो चाहे 5 बार करो, बट बिना शैम्पू के बाल गीले मत करो। क्यों? क्यों? आपने गीले कर लिए, उससे क्लिनजिंग तो कुछ हुई नहीं, मतलब पॉइंटलेस है। हाँ पॉइंटलेस है। और आपने अननेसेसरी बालों को गीला भी कर दिया। जितना आप बालों को लंबा गीला छोड़ेंगे आपके हेयर की शाफ्ट की फ्रेजिलिटी बढ़ जाएगी, यानी वो बाल टूटने की रिस्क बढ़ सकती है। वाह, ओके। ये हमें कोई सिखाता नहीं मैम बचपन में। जी हमें बचपन में ये बोला जाता था, आई रिमेंबर कि एट एज 11 या 12 प्री टीन्स में जी आउट ऑफ द ब्लू एज अ गाय सडनली बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होने लगता है। जी हाँ, क्योंकि आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो रही है। करेक्ट। ये लॉजिक क्या रहता है? क्योंकि दैट वाज द फेज वेयर रियली स्टार्टेड टेकिंग एंटी डैंड्रफ शैम्पू सीरियसली। और वो एंटी डैंड्रफ शैम्पू ना आजकल थोड़ा सा विलेनाइज हो गया है। लोग डरते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू से। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जिनके नाम सबको पता है। अगर इन ब्रांड्स की बात भी करी हमने एज कंटेंट क्रिएटर्स, हमें क्रिटिसाइज किया जाता है कि ये दोनों ब्रांड्स को क्यों नेम किया, बट वो दोनों ब्रांड्स इफेक्टिव हैं। आई फील कि एंटी डैंड्रफ शैम्पूज का भी एक रोल रहता है किसी भी लड़के की लाइफ में, फॉर श्योर, एंड आई एम गेसिंग लड़कियों की लाइफ में भी। एग्जैक्टली। बचपन में हमें बोला जाता था कि हफ्ते में एक बार आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करना चाहिए। जी पर सच क्या है? मैं भी यही रिकमेंड करती हूँ कि हफ्ते में 1 या 2 बार करो, ठीक है। अब आपका पहला क्वेश्चन था कि जैसे आप प्यूबर्टी में एंटर करते हो तो क्यों डैंड्रफ बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे आप प्यूबर्टी में एंटर करते हो तो सेक्सुअल हार्मोन्स बॉडी में, ब्लड में ज़्यादा बनने लगते हैं और वो आपकी पाइलोसेबेशियस यूनिट
को ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं तो हमारा सीबम प्रोडक्शन बढ़ने लगता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है, ये कोई बीमारी नहीं है, ठीक है। तो उसी दौरान बच्चों को भी कील मुहासे निकलने लगते हैं, ठीक है, और उसी दौरान डैंड्रफ भी बिल्डअप होता है। अब जैसे कि मैंने बताया था, हर ह्यूमन बॉडी डिफरेंट है। किसी बच्चे को तेल प्रोडक्शन कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, और किसी किसी को वो ओक्लूसिव टाइप की ऑयल प्रोडक्शन होती है, यानी ऑयल प्रोड्यूस हुआ और वो ग्लैंड ओक्लूड हो गया, तो वहाँ पे ब्लैक हेड या वाइट हेड बन जाता है। ओक्लूड मतलब ब्लॉक हो गया, हाँ, उसका जो ओपनिंग है ग्लैंड का ब्लॉक हो गया, तो वहाँ पे ब्लैक हेड या वाइट हेड बन सकता है, और फिर वही पिंपल में क्रिएट हो जाता है। बट हम हेयर रूट्स में आते हैं तो वो ऑयल प्रोडक्शन किसी में कम हो रही है, किसी में ज़्यादा हो रही है। तो जिसमें ज़्यादा हो रही है, और इसमें एक पर्सनल हाइजीन का भी इशू रहता है। कुछ बच्चे अपने स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करते हैं, नहाने के समय देते हैं हेड वॉश को, ठीक है, अपना रूट्स अच्छे से क्लींस करेंगे, तो उनको अगर ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा भी हो रही है तो उनको डैंड्रफ नहीं होगा। पर अगर कुछ बच्चे बहुत जल्दी में कर रहे हैं, बस अभी घुसे, बिना ढंग से हेड वॉश किए, जल्दी बाहर निकले, शैम्पू ऊपर से लगाया, फटाफट वॉश कर दिया और फिर तुरंत निकल आए, तो रूट्स में क्लिनजिंग तो हुई नहीं। सही तरीका तो क्या होता है? सही तरीका ये होता है कि हमको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए रूट्स को क्लींस करने के लिए, ठीक है। जब हमने शैम्पू बालों में लगा लिया, गीले बालों में, उसका जो थोड़ा बहुत लैदर बन गया, फिर हम रूट्स को ऐसे अच्छे से उसको क्लीन करें पूरा अंदर से ऐसे, और थोड़ा टाइम छोड़ें, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट, और फिर उसको रिंस ऑफ अच्छे से करें, ठीक है। उसका रेजिड्यूल नहीं रहना चाहिए रूट्स में। तो दैट इज़ द राइट वे टू शैम्पू। अगर आप जल्दी में शैम्पू करते हैं तो एक ये दिक्कत वाली चीज़ है। और टीनेज में ना बाल भी बहुत घने होते हैं जनरली, तो एडल्टहुड में आके हमारी थोड़ी सी डेंसिटी कम हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पे क्लिनजिंग और प्रॉपरली अच्छे से करना ज़रूरी है। ठीक है, लड़कियों के लिए भी सेम रूल्स होता है जी। ओके। तो ग्राउंड रूल्स, एंटी डैंड्रफ शैम्पू हफ्ते में 1 या 2 बार, जी, हो सके तो ऑलमोस्ट हर दिन धोने चाहिए बाल आपको। एग्जैक्टली। अभी मैम मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा ट्रेडिशनल ब्रांड्स के बारे में। कहते हैं कि मोस्टली जो फेमस ब्रांड्स हैं शैम्पूज़ के, कंडीशनर्स के, वो सल्फेट्स, सिलिकॉन्स, पैराबेंस, ये सब केमिकल कॉम्पाउंड्स होते हैं उन शैम्पूज़ और कंडीशनर्स में। क्या सच में इन केमिकल कॉम्पाउंड्स की वजह से आपकी स्कैल्प डैमेज हो सकती है? देखिए, शैम्पू का ना कॉन्टैक्ट टाइम बहुत कम है, आप ये समझिए, ठीक है, जो 2 से 3 मिनट ही आपके स्कैल्प पे रहने वाला है। तो मेरे हिसाब से अगर आप रिंस ऑफ अच्छे से कर रहे हैं तो ये सारे केमिकल्स डैमेज नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। ओके। मैं एक और ब्रो टिप देना चाहूँगा। आई फील कि शैम्पू और कोई भी स्किन प्रोडक्ट्स भी काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। यू नीड टू सी इफ इट सूट्स योर हेयर एंड स्किन। एज अ डर्मैट क्या मैं सही बोल रहा हूँ? आपकी क्या राय है? आपकी ये बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है, इसीलिए हम एज ए डर्मेटोलॉजिस्ट कोई एक शैम्पू नहीं देते पेशेंट को। मैं 4 to 5 लिस्ट ऑफ माइल्ड शैम्पूज देती हूँ कि आप इसमें से चूज़ कर लो, बिकॉज हर माइल्ड शैम्पू हर इंसान को सूट नहीं करता। तो इसलिए मैं 4 से 5 शैम्पूज़ की लिस्ट देती हूँ कि आप इसमें से कोई भी चूज़ कर लो। Okay. फ़र्क क्या होता है केमिकल कॉम्पोजिशन थोड़ी बहुत? नहीं, वो दे आर ऑल डिफरेंट ब्रांड्स, अलग अलग ब्रांड्स हैं, हर शैम्पू माइल्ड शैम्पू है। बट ये समझना कि शैम्पू से बाल झड़ने रुक जाएंगे या रीग्रोथ हो जाएगी, वो इनकरेक्ट है। तो शैम्पू, एक माइल्ड शैम्पू, वो आपको सूट क्या क्राइटेरिया है, जब आपने उसको शैम्पू किया आपको बाल थोड़े सिल्की महसूस हो रहे हैं, थोड़े स्मूथ महसूस हो रहे हैं, बहुत रूखे नहीं महसूस हो रहे हैं, उलझ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब वो शैम्पू आपको सूट कर रहा है बेसिकली। ये मेरा कहने का मतलब है। क्या कंडीशनर यूज़ करना ज़रूरी है या नहीं? कंडीशनर देखिए 2 तरीके का होता है। एक तो होता है वाटर, जिसमें बहुत वाटरी रनी होता है वो, ठीक है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। और कुछ आते हैं कंडीशनर जिसकी कंसिस्टेंसी थिक रहती है। तो कंडीशनर मेरे हिसाब से यूज़ करना चाहिए, रोज़ नहीं, बट हफ्ते में 1, 2 या 3 बार, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी हेयर लेंथ क्या है और बालों में रूखापन क्या है। जी। तो जैसे शैम्पू हो गया, शैम्पू के बाद आप बालों का जो ड्रिपिंग वाटर है थोड़ा सा उसको हटा के फिर कंडीशनर लगाइए, 3-4 मिनट तक कंडीशनर रखिए और फिर उसको रिंस कर दीजिए। कंडीशनर हेयर रूट तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत से हमने अभी रूट्स को क्लीन किया और फिर से हम वहाँ पे थिक बेस कंडीशनर लगा देंगे तो दिक्कत रहेगी। तो लेंथ पे आप कंडीशनर लगाइए, एंड इफ़ यू गेट थिक कंसिस्टेंसी कंडीशनर दैट्स बेटर दैन अ रनी वन। ओके, आई थिंक अभी हेयर केयर रूटीन की बातें हो गई जी। पर सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं हेयर केयर रूटीन्स में अदर देन व्हाट वी हैव स्पोकन? मैंने जो देखा है कॉमनली, सर्दियों में हर कोई गर्म पानी में नहाता है, वही गर्म पानी वो हेड पे डाल लेते हैं,
ठीक है। तो मेरे हिसाब से कुछ एफर्ट डालना चाहिए कि पहले हेड के लिए जो हम वाटर यूज़ कर रहे हैं या तो वो रूम टेम्परेचर हो या बहुत हल्का गर्म हो, ठीक है। वैसे तो स्किन पे भी तेज़ गर्म पानी ठीक नहीं है, बट हेयर के लिए तो ज़्यादा डैमेजिंग हो सकता है। तो वो एक चीज़ है। गर्मियों में लोग, मैंने देखा यूएस में जो लोग बहुत ठंडी जगहों पे रह रहे हैं वो बहुत तेज़ गर्म पानी में हेड वॉश कर रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से वो एक कॉमन मिस्टेक है जो लोग करते हैं और अवॉइड करनी चाहिए। ठंडे पानी से नहाना स्किन और हेयर के लिए ज़्यादा बेहतर होता जी, प्रोवाइडेड आपको बुखार नहीं हो जाए उसके चलते। है? ठंडे पानी से नहाना चाहिए पर हाँ, अगर आपको मतलब कुछ खांसी जुकाम नहीं हो रहा ठंडे पानी की वजह से तो ठंडे पानी में डेफिनेटली नहाना चाहिए। इट इज़ बेटर फॉर योर स्किन दैन हॉट वाटर, ठीक है। और दूसरा, ठंडा पानी आपको थोड़ा सा अवेयरनेस भी इंक्रीज़ करता है। आप नींद से जल्दी ज़्यादा निकलते हैं और आपका बॉडी का जो थर्मोजेनेसिस है उसको भी थोड़ा सा बढ़ा देता है। तो ठंडा पानी इज़ डेफिनेटली मच मोर प्रेफरेबल। क्या रिसेंटली पिछले 2 या 3 सालों में नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं आपके लिए? आई फील लोगों के लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं बुरे AQI की वजह से एटसेट्रा। हाँ, मैं एक चीज़ देख रही हूँ, जो बॉल्डनेस की जो एज है वो थोड़ी प्रीपोन होती जा रही है। जैसे फादर को बॉल्डनेस आई 40-45 की एज पे, ठीक है, और बच्चे को बॉल्डनेस 20s में आ रही है या अर्ली 20s में आ रही है। तो डेफिनेटली एज थोड़ी प्रीपोन हो रही है, बट मेरे हिसाब से अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ रही है। पहले क्या था, लोगों को लगता था इसका तो कोई इलाज नहीं है, वो इसके बारे में सोचते नहीं थे, ध्यान नहीं देते थे। बट क्योंकि अभी अवेयरनेस बढ़ रही है, ट्रीटमेंट पॉसिबल है, रिवर्सल भी पॉसिबल है वाया हेयर ट्रांसप्लांट, तो इसीलिए भी एक रीज़न हो सकता है कि हाँ, केसेस हमारे पास ज़्यादा आने लगे। okay. ताकि लोग हेयर ट्रांसप्लांट के सब्जेक्ट को ज़्यादा समझे, जी, मैं थोड़ा सा स्क्रीन को एज अ रेफरेंस यूज़ करना चाहूँगा। हाँ, ज़रूर करिए। ओके, ये रॉबर्ट पैटिंसन, कैन यू टेल एनीथिंग मैम? देखिए, उनके 2 हेयर स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। एक में उन्होंने बाल ऐसे स्टाइल किए हुए हैं, ठीक है, तो हमको वो फ्रंटो टेम्पोरल एंगल दिख रहा है कि कितना ज़्यादा रिसीड हो गया है, ठीक है, लेफ्ट ये, हाँ, और इनका फ्रंटल चला गया है, ठीक है। सेकंड में उन्होंने बालों को अलग तरीके से स्टाइल किया हुआ है, ठीक है, तो वो आप एरिया को छुपा रहे हैं। बेसिकली ही इज़ कैमोफ्लाजिंग दैट एरिया। सो इट्स ऑल हेयर स्टाइलिंग ऑल्सो। ग्रेड 1 ग्रेड 2 बॉल्डनेस में आप हेयर स्टाइलिंग से अपने बॉल्डनेस को कैमोफ्लाज बड़े अच्छे से कर सकते हैं। ओके, आई थिंक पर जब लोग ये कैमोफ्लेज करने की कोशिश करते हैं ना, दूसरे लोगों को पता चल जाता है थोड़ा बहुत कि आप छिपा रहे हो हेयरलाइन को। हाँ, एक जो कैमोफ्लाज जब एडवांस बॉल्डनेस में करते हैं ना, कि आपने इधर के बाल लंबे करके ऐसे छुपा रहे हो, तो वो बड़ा ऑब्वियस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पीछे के बाल आगे ला रहे हैं। करेक्ट, ये हाँ, मैंने जेनजीज के साथ बहुत देखा है। हाँ, ये पीछे के बाल आगे लाते हैं और फिर जी, कैप डाल देते हैं। जी, बट तो वो बड़ा ऑब्वियस हो जाता है। बट ग्रेड 1 अर्ली ग्रेड में इसको छुपाना आसान है। इट डजंट लुक लाइक अ कैमोफ्लाज टू मी एटलीस्ट। तो मैम, आपने निक कॉम्पटन और माइकल बेवन के साथ काम किया है। जी। और नॉर्मली ये मैंने नोटिस किया कि फिरंग हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर ज़्यादा चिल होते हैं, इसलिए उनके इमेजेस हम पिकअप करेंगे। जी, तो बेसिकली क्या था, इनको बहुत थोड़ा सा फोरहेड लेंथ से दिक्कत थी, ठीक है। जो फर्स्ट पिक्चर है इसमें वो नीचे देख रहे हैं, ठीक है, तो हमको पूरा लेंथ पूरा अच्छे से नजर आ रहा है, तो हमने बिल्कुल हल्का सा हेयर लाइन को नीचे किया है, ठीक है। और जो सेकंड पिक्चर है वो फ्रंटल व्यू है, ठीक है। तो द आइडिया इज सर्जरी का कोई देख के बता ना पाए कि सर्जरी करी है, ठीक है। आपको उस एरिया में बाल तो आ गए, बट कोई अगर लेंस लगा के भी देखे तो बता ना पाए कि ये ट्रांसप्लांटेड बाल है। वही हमारी कोशिश रहती है। अब मैम ये समझाइए कि बैड हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है? देखिए, इट्स अ ब्रॉड टर्म। बैड हेयर ट्रांसप्लांट एक ब्रॉड टर्म है। इसके लिए हम करेक्टिव हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं, ठीक है। इसको मैं ब्रेक डाउन करूँगी। नंबर 1 जो सिचुएशन हो सकती है वो ये है कि आपके डेंसिटी कम आई, यानी बाल लगाए थे बहुत ज़्यादा बट उनमें घनापन नहीं है, बहुत कम उगे जी, काफ़ी सारे बाल डेड ही हो गए, सक्सीड ही नहीं किए। तो डेंसिटी कम होना, दैट इज़ वन रीज़न। उसकी वजह डेड क्यों होता है? डेड क्यों हो गए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। बेसिकली जो टेक्निक ऑफ सर्जरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपकी रूट इम्प्लांट की जा रही है उस वक्त अगर वो डैमेज हो गई तो वो रूट ग्रो ही नहीं करेगी, ठीक है। तो अगर जो पर्सन लगा रहा है वो बहुत थक गया है मान लीजिए, ठीक है, या फिर उसने रूट को क्रश कर दिया फोर्सेप्स से, ठीक है, या फिर उसको उसने घुसाने के चक्कर में उसके साथ मैकेनिकल डैमेज किया, तो वो डैमेज हो जाएगी, वो ग्रो ही नहीं करेगी। तो दिस इज अ फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट। 1 लेयर डीपर मैम। जी, सर्जिकली समझाइए कि हेयर ट्रांसप्लांट में होता क्या है। जी। मतलब
मैं थोड़ा एक अटेम्प्ट करूंगा, फिर करेक्ट मी। जी जी मान लो जो ग्रेड 7 की बात करी, जहाँ सिर्फ बाल यहाँ होते हैं, करेक्ट यहाँ बंदों के बाल मोस्टली घने ही रहते हैं, जी। पीछे के बाल, साइड के बाल। जी तो यहाँ इतने सारे हेयर फॉलिकल्स हैं, इतने सारे बाल हैं कि आप निकाल के ध्यान से फिर ऊपर और जहाँ भी आपके बाल झड़ गए वहाँ आप ट्रांसप्लांट कर सकते हो। जैसे हम पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं, उसी तरह आप बालों को ट्रांसप्लांट करते जी एग्जैक्ट हैं। यही बेसिक लॉजिक है। जी पर इसमें एक आर्ट होता है, जी। और वो आर्ट है एक्चुअल आर्ट, कि एक बंदे को ज्यादा हैंडसम कैसे बनाते हैं जी हेयर लाइन के थ्रू। करेक्ट ये एक डॉक्टर की खासियत होती है। जी एंड सेफ्टी जो आपने बात, सेफ्टी हाँ राइट। हाँ मतलब सक्सेस देखिए साइंस एंड आर्ट। आर्ट इज कि आपकी हेयरलाइन कितनी नेचुरल है। जी नेचुरलनेस में आता है फेदरीनेस। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ हेयरलाइन बिल्कुल, कोई लोग आते हैं ट्रांसप्लांट करा के बाल बिल्कुल सीधे एक स्ट्रेट लाइन में लगे हुए हैं, तो वो साफ दिखता है कि ये मैन मेड हेयरलाइन है, वो एक अननेचुरल हेयरलाइन होती है। तो उसमें आड़ा तिरछा होना, इरेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम टर्म यूज़ करते हैं इरेगुलरली इरेगुलर, ठीक है, यानी उसमें माइक्रो एंड मैक्रो इरेगुलरिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है, तो फेदरी अपीयरेंस बोलते हैं उसको, तो वो एक नेचुरल हेयरलाइन का हिस्सा है। दूसरा जो होता है कि वो बाल उसमें बहुत सिंगल होने चाहिए, 5 से 6 लेयर्स ऑफ हेयर जो है उसमें पतले और सिंगल बाल होने चाहिए। ठीक है, तो अगर वहाँ पे डबल और ट्रिपल लगा दिए, मतलब ठीक है, हाँ, ये आपकी जो हेयर है, हेयर फॉलिकल जो है उससे कभी कभी एक सिंगल मतलब पाइलोसिबेशियस यूनिट पे जाते हैं। हेयर पाइलोसिबेशियस यूनिट से एक ही रूट से आपके 1, 2 या 3 बाल निकल रहे होते हैं। ठीक है, तो जो हेयर लाइन है स्पेसिफिकली उसमें सिंगल्स 5 से 6 लेयर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। तो 5 से 6 लेयर ऑफ थिन सिंगल्स लगाने से वो काफ़ी नेचुरल दिखती है। एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरा, वो आड़े तिरछे इरेगुलर होने चाहिए, स्ट्रेट लाइन में नहीं होने चाहिए। मान लीजिए मैंने सिंगल्स ही लगाए बट स्ट्रेट लाइन में लगा दिए तो वो भी दिखेगा। और जो पैटर्न इरेगुलरिटी का है वो ऐसा रिप्रोड्यूसिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो भी वेरी करना चाहिए। तो इट शुड बी हाईली, क्या बोलते हैं उसको, केयरलेस, एज इफ द गॉड हैज़ डन अ केयरलेस ड्राइंग। तो इट शुड लुक लाइक दैट। ये थोड़ा ज़्यादा समझाइए डिटेल में मैम। हाँ, ये जो आपने कहा कि आर्ट ऑफ हेयर लाइन, जी, आप क्या ध्यान में रख रहे हो जब आप खुद ट्रांसप्लांट कर रहे होते हो? आई एम श्योर कि यहाँ का ट्रांसप्लांट पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। जी जी जी, राइट। हाँ, ये भी एक सर्जरी है। सर्जरी में कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जहाँ आप ऑटोमेटिकली चीज़ें कर सकते हो, और कुछ फेज होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है। हाँ, तो आई एम अज्यूम कि आपकी सर्जरी में आप हेयरलाइन जोन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ जी, तो आप क्या ध्यान में रखते हो? तो देखिए पहले तो आते हैं हेयरलाइन डिज़ाइन। ठीक है, डिज़ाइन मतलब कि उसका कितना ऊंचा होगा, माथा कितना ऊंचा होगा। मान लीजिए कोई किसी के पूरे बाल चले गए हैं तो हम इस पॉइंट का, इसको बोलते हैं मिड फ्रंटल पॉइंट। पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कितना चौड़ा रखना चाहते हैं। यूजुअली हम 7 सेंटीमीटर्स का लेंथ चूज़ करते हैं। हम 7.5, अगर कोई बहुत टॉल है तो 7.5, 8 भी चूज़ कर सकते हैं, 8.5 भी चूज़ कर सकते हैं, या फिर किसी का 6.5 या 6 भी चूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पर्सनस ओवरऑल हाइट। ओके, द सेकंड क्राइटेरिया इज़ कि आपका ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस रफली हम बराबर रखने की कोशिश करते हैं बिटवीन द टिप ऑफ द नोज एंड दिस। So this is another criteria. Third is handsomeness की symmetry. जी, right? correct. Anyway, go on. And the third thing is कि ये मसल जो आप जैसे ऐसे फ्राउन कर रहे हैं तो मसल के ऊपर नहीं आनी चाहिए हेयर लाइन। दैट इज़ द थर्ड क्राइटेरिया। सो इससे हमने ये पॉइंट डिटर्मिन कर लिया। उसके बाद जो है हम ये साइड्स में, इसको बोलते हैं फ्रंटल हेयर लाइन, एंड इट गोज ऑन टू मेक फ्रंटो टेम्पोरल एंगल। तो फिर वो हमको ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, तो अभी आपने एक हेयर लाइन दिखाई हुई थी जिसमें इन्होंने बिल्कुल इसको ऐसे कर दिया है, गोल कर दिया है। ठीक है, तो वो एक अननेचुरल हेयर लाइन थी, तो उन्होंने शेप ही गलत ड्रॉ कर दी। ठीक है, फेमिनिन हेयर लाइन कर दी, मान लीजिए ऐसे ही बना दिया उसको। इनमें से कोई है फेमिनिन हेयर? इसमें देखिए, आप देख रहे हैं हेयर लाइन में डबल्स ट्रिपल्स बहुत मोटे मोटे बाल लगे हैं। तो आप दूर से देख के ही बता सकते हैं कि ये ट्रांसप्लांटेड हेयर लाइन है, और ये काफ़ी अननेचुरल दिख रही है। ठीक है, ऐसे में इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमको ये डबल्स निकालने होंगे और उनको रिप्लेस करना होगा सिंगल से, और जो ये डबल्स निकले इनको पीछे डालेंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा टीडियस प्रोसेस रहता है। इनकरेक्ट हेयर लाइन विच हैज़ लॉट ऑफ डबल्स ट्रिपल्स, उसको करेक्ट करना। ठीक है, दर्द होता है क्या मैम? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पेनलेस सर्जरी है। ठीक है, बट इट इज़ अ मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, यानी ये काफ़ी सुपरफिशियल है। तो जो दर्द है वो
कम होता है, काफ़ी कम होता है। जैसे आप कोई डेंटल प्रोसीजर के लिए जाते हैं, आरसीटी वगैरह में जितना पेन होता है लगभग उतना ही होता है इसमें भी। Okay. कोई रोया है आपके सामने सर्जरी के वक्त? सर्जरी के वक्त तो रोया नहीं है, नहीं, बट हमारे पास तरीके होते हैं। मान लीजिए कोई ज़्यादा पेन सेंसिटिव है तो तरीका होता है कि उसका एनेस्थीसिया बहुत स्लो स्पीड में दिया जाए, बहुत जल्दबाजी में ना दिया जाए, वाइब्रेटर यूज़ किया जाए। बट अगर कोई बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है तो हम नंबिंग क्रीम भी लगा देते हैं उस एरिया में इंजेक्ट करने से पहले। तो कुछ कुछ तरीके हैं। अगर किसी की पेन सेंसिटिविटी ज़्यादा है तो समय ज़्यादा लगेगा, बट वी कैन स्टिल मेक द पेन वेरी वेरी लेस। ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 10 आप पेन को 2 to 3 के अराउंड रेट करेंगे, या 2 to 4। सर्जरी करते वक्त आपको एक पेशेंट की पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाता है थोड़ा? जैसे आप आज मेरे से मिले हो, जी यू हैव जी जी गॉटन जी टू नो मी, जी 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 पर जब आप किसी पे सर्जरी करते हो आपको उनकी पर्सनालिटी के बारे में सर्जरी के दौरान जो उससे पहले डिस्कशन होती है ना, उस दौरान हमको पर्सनालिटी, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ में, वो क्यों सर्जरी कराने आए हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। उनकी साइकोलॉजी में डेप्थ में उनसे बात करनी बहुत ज़रूरी होती है। बिकॉज आजकल लोग ना सेल्फ अवेयर उतने होते नहीं हैं, तो हमको उनसे बातचीत करके ये जानना होता है कि आप सर्जरी कराने आए हो, क्यों कराने आए हो, क्या आपका गोल है अचीव करना। तो वो चीज़ समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है। कई पेशेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं आप अपने हिसाब से बना दो, जो आपको ठीक लगे आप हेयर लाइन बना दो। तो मेरे को उनको रोकना पड़ता है कि नहीं, आप अभी ऐसे नहीं होगा, आप अपनी पुरानी पिक्चर्स निकालो। मान लीजिए वो पुरानी पिक्चर्स नहीं निकाल रहे तो मैं बोलती हूँ अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की हेयर लाइन दिखाओ, आप किस तरह की हेयर लाइन चाहते हैं। तो जो इंसान नहीं सोच रहा, वी हैव टू आस्क देम द राइट क्वेश्चंस सो दैट दे स्टार्ट यूजिंग देयर न्यूरॉन्स एंड दे कम आउट विद देयर आंसर्स। पर ये ज़रूरी क्यों होता है? ये इसलिए ज़रूरी है, मान लीजिए मैंने अपनी मर्ज़ी से कुछ भी हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया, फिर उसको लगा नहीं ये बहुत ऊपर कर दिया, माथा बहुत ऊपर रह गया, ठीक है, या फिर कभी कभी वो लोग बोलते हैं अरे बहुत नीचे कर दिया, ठीक है। तो उनको वो सारी ऑप्शंस सर्जरी से पहले समझानी बहुत ज़रूरी है। वो हेयर लाइन डिज़ाइन बना के आपको कंजर्वेटिव अप्रोच यानी हाई हेयर लाइन वाली अप्रोच, लो हेयर लाइन यानी एग्रेसिव अप्रोच, वो सारी अप्रोच समझाना ज़रूरी होता है। और उनसे ज़बरदस्ती यू हैव टू मेक देम चूज़, ठीक है। और फिर भी उनको समय भी दीजिए ताकि वो उसकी वो खुद फ़ोटो को अपनी फैमिली मेम्बर से डिस्कस कर लें। बिकॉज क्या है कि उसको करेक्ट करने में क्यों जाना, मान लीजिए ऊपर कर दिया फिर वो साल बाद दोबारा आए कि नहीं मुझे नीचे करना है, या नीचे कर दिया तो वो साल भर बाद दोबारा आए इसको ऊपर कर दो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेन रीज़न लुक्स बेस्ड इम्प्रूवमेंट की होती है ना, लुक्स की इम्प्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस। मेन रीज़न है आपकी बॉल्डनेस को रिवर्स करना है, बेसिकली उस पैच को कवर करना है, उससे आपकी लुक्स कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होता है। मतलब जब आप पेशेंट से पूछते हो कि आपको क्यों करनी है सर्जरी, इज इट मोस्टली रिलेटेड टू कॉन्फिडेंस? मैंने जो देखा है पेशेंट्स आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन देयर ओन, ठीक है। उनको ऐसा नहीं है कि इससे कुछ उनका वो हो जाएगा, बट जस्ट बिकॉज उनका डोनर एडिक्वेट है, वो अफोर्ड कर सकते हैं सर्जरी कराना, इसीलिए वो कराते हैं फॉर देयर एनहांसमेंट। बट मैंने जो पाया है एंड इट्स अ गुड थिंग दैट दे आर कंफर्टेबल इन देयर स्किन। ये जो बाकी के हेयर लॉस रिलेटेड ट्रीटमेंट्स होते हैं, मिनॉक्सिडिल, जी फिर नॉर्मली आई थिंक डाइट बेस्ड ट्रीटमेंट्स भी, ये भी आपको प्रिस्क्राइब करने पड़ते हैं? जी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक पेशेंट सर्जरी के बाद पूरा क्रैश डाइटिंग में चले गए, ठीक है, बिना हमसे पूछे, ठीक है। उन्होंने बहुत ज़्यादा कैलोरी लॉस किया, सिर्फ दलिया खाया जिसमें कि प्रोटीन काफ़ी कम था और वो भी बहुत कम क्वांटिटी में खाया। तो मैंने देखा उनके केस में फाइनल रिजल्ट थोड़ा एडवर्सली अफेक्ट हुए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्रोटीन और एडिक्वेट न्यूट्रिटिव डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। और विमेन में तो इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाउंडेशन ऑफ द ट्रीटमेंट। अगर कोई फीमेल हमारे पास ट्रांसप्लांट के लिए आती है और उनका डाइट ही करेक्ट नहीं है तो आई रिफ्यूज़ देम स्ट्रेट अवे कि पहले आप डाइट करेक्ट करो, 6-8 महीना आपके बाल उसी से इम्प्रूव हो जाएंगे। अगर नहीं हुए डाइट एंड मल्टीविटामिन से तब हम ट्रांसप्लांट कंसिडर करते हैं फीमेल्स में। बट मेल्स में रिवर्स है, मेल्स में डाइट सब कुछ बढ़िया जा रहा है तब भी जेनेटिक बॉल्डनेस हो सकती है। बट अगर उन्हें सर्जरी करा ली तो उनको उसके बाद मेक श्योर करना चाहिए कि वो एक एडिक्वेट प्रोटीन न्यूट्रिटिव डाइट लें, और वो हमारी हेयर काउंसलिंग का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है। आई एम अज्यूमिंग कि राइट फ्रॉम टीनेज अप टिल ओल्ड एज जी जो हेयर रिलेटेड डाइट फैक्टर्स होते हैं दे मस्ट बी द सेम अकॉर्डिंग टू मी, एग्जैक्टली। हाँ जी, राइट? हाँ जी। मतलब प्रोटीन थोड़ा बहुत हाई होना चाहिए, वो आई थिंक आज के ज़माने में हर किसी को पता है जी, कि हाँ, इंडियन हाँ, डाइट में प्रोटीन कम है हाँ, एंड वी हैव टू कॉन्शियसली फोकस ऑन इट एज करेक्ट इंडियंस। करेक्ट, हाँ हाँ।
तो मैं आपको वेज प्रोटीन सोर्सेज ये सब नहीं पूछूंगा, पनीर, जी। टोफू, हाँ, ये वो वो तो आप यू आर एक्सपर्ट इन दैट। आई थिंक बहुत सारे एपिसोड्स में ये कवर हो चुका है। उसके अलावा थोड़ा बहुत जंक फूड कम खाना चाहिए। मैं स्पेसिफिकली आपको उन चीज़ों के बारे में पूछना चाहूँगा जिससे आपके विटामिन के रिक्वायरमेंट्स पूरे हो सकते हैं फॉर योर हेयर। हेयर के लिए कौन से विटामिन ज़रूरी होते हैं? देखिए, हेयर के लिए विटामिन्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वो सब ज़रूरी होते हैं। तो विटामिन डी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनफैक्ट विटामिन सी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बायोटिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो और मिनरल्स में आ गए आपका आयरन, जिंक, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सप्लीमेंट सारे के सारे इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम जनरल एक होलसम फूड डाइट लेते हैं तो वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यूजुअली कवर अप हो जाते हैं। अलग बट सब्जियां। हाँ, जैसे कि बट फीमेल्स में जिनको एक्सेसिव ब्लड लॉस की इशू रहती है तो उनको अपना आयरन टेस्ट कराते रहना चाहिए। उनको शायद अलग से आयरन सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत पड़े। और कुछ जो हमारे वेजिटेरियंस है, B12 में अगर डेफिशिएंट है तो उनको स्पेसिफिकली उस पर्टिकुलर विटामिन डेफिशिएंसी को एड्रेस करने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, बट फूड आइटम्स कौन से होने चाहिए, किन पर फोकस करना चाहिए? देखिए, फूड आइटम्स में मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट देती हूँ। जैसे आप अपना 6 to 7 आलमंड्स रोज़ लीजिए, एक वॉलनट रोज़ लीजिए, ठीक है। यू कैन टेक 1 or 2 होल एग्स, डोंट बी स्केयर्ड ऑफ यॉक बिकॉज यॉक इज़ अ गुड सोर्स ऑफ मल्टीपल वाइटामिन्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। और इसके अलावा आप सैलड्स लीजिए, रॉ सैलड्स लीजिए विद ड्रेसिंग्स एंड ऑल। तो उससे मोटा मोटा, हाँ, कलर्ड सैलड्स विद ऑल द कलर्ड वेजिटेबल्स, तो यू कैन कवर अप योर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मोर और लेस। पालक, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑल दोज थिंग्स दे टेक केयर ऑफ योर माइक्रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट इन अ होलसम मैनर। हमने कुछ देर पहले मिनॉक्सिडिल के बारे में बात की। जी। मिनॉक्सिडिल क्या है? ये शब्द हमेशा सुनाई देता है जब हेयर लॉस की बातें हो रही होती है। एंड मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट किया, they've gone through a phase of using minoxidil। जी। क्या होता है ये? जी, मिनॉक्सिडिल एक दवा का नाम है, ठीक है, जो कि आपके ब्लड वेसल्स को डायलेट करती है। तो इनिशियली ये यूज़ होती थी हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए, ठीक है। तो उसकी डोज जो ब्लड प्रेशर के लिए यूज़ होती थी बहुत हाई थी। तब देखा गया कि जो लोग मिनॉक्सिडिल की टैबलेट खा रहे हैं उनको हेयर रीग्रोथ भी हो रही है, और सिर्फ स्कैल्प पे नहीं, बॉडी पे भी देवर एक्सपीरियंसिंग मोर हेयर ग्रोथ, ठीक है। तो ये पाया गया, उस वजह से उन्होंने मिनॉक्सिडिल को यूज़ करना शुरू किया फॉर हेयर लॉस पर से। तो टॉपिकल मिनॉक्सिडिल लोशन वो US FDA से अप्रूव्ड है एज अ ट्रीटमेंट मोडालिटी फॉर मेल पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस। बट आजकल हम टॉपिकल लोशन फॉर्म में मिनॉक्सिडिल और टैबलेट फॉर्म में मिनॉक्सिडिल दोनों दे रहे हैं पेशेंट्स को टू स्टॉप देयर ऑनगोइंग हेयर लॉस। कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं? इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं और बहुत ही रेयर होते हैं। और कौन से ट्रीटमेंट्स होते हैं अदर देन हेयर ट्रांसप्लांट एंड मिनॉक्सिडिल? हाँ जी, एक जैसे दवा है मेडिकेशन फिनेस्टेराइड, जो कि US FDA से अप्रूव्ड है इन अ डोज ऑफ 1 mg पर डे। सो मेरा जो एक पर्सनली मानना है, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि एक तरफ है फिनेस्टेराइड और मिनॉक्सिडिल जो आपके हेयर लॉस को रोक देगा और रीसेंट हेयर लॉस को रिकवर भी कर लेगा, ठीक है। रीसेंट हेयर लॉस जिसमें कि बाल अभी पतले हैं, बाल की जड़ें पूरी तरह डेड नहीं हुई हैं, तो वो रिकवर भी हो सकती हैं। और एक तरफ है हेयर ट्रांसप्लांट, बीच में काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, PRP, आपका लो लाइट लेज़र थेरेपी, डर्मा रोलर, तो बहुत सारे मीज़ोथेरेपी करके, और स्टेम सेल का कुछ एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, रीजेनरा एक्टिवा। तो ये सारे जो ट्रीटमेंट्स हैं इनके जो रिजल्ट्स हैं थोड़े प्लस माइनस हैं, हिट एंड मिस फिनोमेना है। आपके रिजल्ट्स आएंगे नहीं आएंगे कोई गारंटी नहीं है। आई एम वंडरिंग कि आज के ज़माने में लोग डायरेक्टली हेयर ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करते? जस्ट आई एम अज्यूमिंग कि पैसों की वजह से। मैंने वही बताया ना, अगर थिनिंग हो रही है, ठीक है, तो डेफिनेटली ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए। ट्रांसप्लांट तभी करना चाहिए जब डॉक्टर आपका ओके कर रहा है। डॉक्टर कब ओके करेगा? जब वो एक डेफिनेटिव इम्प्रूवमेंट आपको दिखा सकते हैं प्री पोस्ट रिजल्ट्स में, तब आपको सर्जरी करनी चाहिए। और मेरे हिसाब से आजकल पेशेंट्स ईजिली ऑप्ट कर रहे हैं, इतना कोई चक्कर नहीं है, इतना कोई मेरे ख्याल से एंट्री बैरियर नहीं है। क्योंकि अरे 10 साल पहले जब मैं कॉलेज में था, मेरे एक फ्रेंड थे जिनकी हेयरलाइन रिसीड हो रही थी बहुत ज़्यादा और हेयर भी थिन हो रहे थे। उन्होंने सारे ट्रीटमेंट्स ट्राई करे, इंक्लूडिंग एक स्प्रे आती थी तब, ब्लैक कलर की स्प्रे लाइक फॉल्स हेयर, वो भी ट्राई करी। एंड देन फाइनली मैं उनसे मिला 6 महीने बाद और उनके बहुत घने बाल थे। तो उन्होंने कहा बेसिकली मैंने ट्रांसप्लांट ही किया। एंड मुझे ये भी बोला कि यही सबसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट है।
Is that the medical opinion as well? हाँ, मैंने बताया ना आपको, ये 2 चीज़ें एक्सट्रीम हैं, ये काम करती हैं, बीच की जो चीज़ें हैं उतनी इफेक्टिव नहीं है। आपका यंगेस्ट एवर पेशेंट, उनकी एज क्या रही है? गुड क्वेश्चन। जस्ट मेरे पिछले 15 साल के करियर में आई वुड से जस्ट 3 months ago I did someone who was 18 years 5 months 17 days, so young. बट हेयर लॉस क्यों हुआ था उनको? उनकी फैमिली हिस्ट्री तो है, ठीक है, और बहुत ही यंग एज में शुरू हो गया। आई थिंक उनका 16-17 पे ही शुरू हो गया और सडनली बहुत तेज़ी से एक्सेलरेट हुआ कि हेयर लाइन पूरी ही रिसीड हो गई। सो दिस एरिया बिकेम कम्प्लीटली एम्प्टी. So definitely he was deep into studies. He was preparing for engineering in the US. Aha. So he was very much in stress, not keeping a track of his diet and all. But family history भी थी उनकी. Yeah, I would say unlucky. अनलकी Yeah. कि जेनेटिक्स भी है और जेनेटिक्स स्ट्रेसफुल. भी है, स्ट्रेस भी हुआ और उनको जल्दी शुरू हो गया. एज अ डॉक्टर आपने अग्री क्यों किया? लाइक व्हाट वाज योर टिक मार्क? बिकॉज नॉट अ सिंगल हेयर फॉलिकल वॉज देयर, ये कम्प्लीटली जा चुका था, ठीक है. सेकेंडली मैंने उनसे बात किया, ही वॉज रेडी टू टेक फिनेस्टेराइड, ठीक है. ही ट्राइड द मेडिसिन, ही डिड नॉट हैव साइड इफेक्ट्स. उन्होंने उसके बारे में पढ़ाई करी. व्हेन ही गॉट कन्विंस्ड दैट येस ही कैन टेक इट फॉर अ लॉन्ग टर्म बेसिस, तब मैंने उनकी सर्जरी करी. ओके, कि वन टाइम सोल्यूशन. येस. अब उनकी हेयरलाइन कैसी है? अभी तो सर्जरी को 3 ही महीने हुए हैं, तो अभी रिजल्ट आने में समय लगेगा. कितना समय लगता है वैसे? रिजल्ट आने में देखिए थ्योरेटिकली 12 months बताते हैं, बट हमने प्रैक्टिकली देखा है 8 to 10 months में काफ़ी हद तक बाल आ जाते हैं. जो एरिया जो हमको रिजल्ट एक्सपेक्टेड था वो आ जाता है. मैम बायोलॉजिकली स्पीकिंग जब आप एक हेयर ट्रांसप्लांट करते हो, आप यहाँ से बाल निकाल कर सामने डाल रहे हो, जी. पर इम्प्लांटेशन करने के बाद बायोलॉजिकली क्या होता है? हाँ, देखिए बायोलॉजिकली हम एक स्लिट बनाते हैं, उसमें वो बाल जाके फिट होता है, हेयर फॉलिकल अलॉन्ग विद द रूट. तो जब वो एकदम से वहाँ गया तो वो एक फॉरेन टिश्यू है, ठीक है. ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट है ये. ऑटोलॉगस यानी आप ही की बॉडी का एक एरिया से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया गया. तो इसमें कोई बॉडी में कोई एडवर्स इम्यून रिएक्शन नहीं होगा कि वो उसको रिजेक्ट करे, ठीक है. तो उसका धीरे धीरे टिश्यू से अपटेक होना शुरू हो जाता है, यानी कि आप भाषा में समझिए कि वो जड़ पकड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है. पूरी तरह से जड़ पकड़ने में उसको 7 से 8 दिन लगते हैं, ठीक है. 7 से 8 दिन में वो जड़ पूरी तरह पकड़ लेता है और फिर वो उसी जगह का बाल बन के रह जाता है. तो वो एक पूरी तरह से अपटेक उसका हो जाता है 7-8 दिन में. तो इसलिए हम सर्जरी के बाद बोलते हैं कि 7-8 दिन तक टचिंग, रबिंग या प्लकिंग नहीं होना चाहिए, बिकॉज फिर वो बाल निकल सकता है. आई बिलीव कि बालों का एंगल भी ज़रूरी रहता है ना? जी, बालों का एंगल, डेप्थ, डायरेक्शन और डेंसिटी, ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. एंगल मीन्स कि वो आपकी स्किन से 10, 15 या 20 डिग्री पे इमर्ज हो रहा है. डायरेक्शन यानी वो फ्रंट में है या राइट या लेफ्ट, ठीक है. डेप्थ यानी कि वो 3 या 4 मिलीमीटर्स या 5 मिलीमीटर जो भी डेप्थ पे है. और डेंसिटी यानी आपने पर स्क्वायर सेंटीमीटर में कितने बाल लगाए. इसीलिए टाइम लगता है. जी. सबसे लंबी सर्जरी कौन सी रही है आप? देखिए सबसे लंबी सर्जरी, हम बहुत ज़्यादा सर्जरी को स्ट्रेच नहीं करते हैं, बिकॉज पेशेंट के लिए बहुत टायरिंग हो जाता है, ठीक है. सारा दिन लेटे रहना और सर्जरी कराना. तो हम अगर जैसे सुबह 9 या 10 बजे शुरू करते हैं तो हम 6-7 या मैक्स टू मैक्स 8 o'clock तक हम रैप अप कर देंगे. बट दिस इंक्लूड्स लॉट ऑफ लंच ब्रेक, स्नैक्स ब्रेक. सो वी कीप ऑन गिविंग ब्रेक्स ताकि पेशेंट रिलैक्स रहें. 9 घंटे, 8-9 जी, घंटे, 8-9 घंटे. 8-9 करेक्ट, घंटे की करेक्ट. सर्जरी होती है. जी 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 जी. बट आप उस दौरान आपका पॉडकास्ट सुन सकते हैं, आप गाने सुन सकते हैं, आप मूवी भी देख सकते हैं, और आप अपने ऑफिशियल ईमेल्स वगैरह भी रिप्लाई कर सकते हैं. तो आप क्योंकि जगह रहते हैं. एंड पेन इज बेरेबल. पेन इनिशियली होता है जब हम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, तो डेफिनेटली इट्स नॉट अ पेनलेस. इट्स अ रॉन्ग थिंग टू से कि ये पेनलेस है, बट पेन इज़ ऑन द मिनिमल साइड. उतना ही जितना आपको डेंटल प्रोसीजर कराने में होता है या फिर जो प्रिक होता है जब आप ब्लड सैंपल देते हो, ब्लड टेस्ट कराने जाते हो, तो वो प्रिक वाला पेन होता है, लगभग उतना ही पेन होता है. बट मल्टीपल प्रिक्स लगते हैं हेयर लाइन में. एक महीने में आपके पास कितने फीमेल पेशेंट्स आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? फीमेल तो देखिए जो करवाने आते हैं वो तो ज़्यादा हैं, मैं बोलूँगी 10 से 30 पेशेंट्स आते होंगे, ठीक है. बट ज़्यादातर हम उनको दवाइयों से और डाइटरी करेक्शन से ठीक कर देते हैं. महीने में जिनके हम ट्रांसप्लांट एक्चुअली करते हैं वो सिर्फ कम है, 5 से 6 फीमेल ट्रांसप्लांट केसेस हम करते हैं. अंडर व्हाट कंडीशन? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा. फीमेल्स में 2 तरीके का ट्रांसप्लांट होता है.
एक तो किसी का फोरहेड बचपन से बहुत हाई था, ठीक है, उनका हेयर लाइन ही ऊपर से था, उनको कोई थिनिंग नहीं है, उनको कोई हेयर फॉल नहीं हो रहा, बट उनका हाई फोरहेड है, तो हमने हेयर लाइन लोअरिंग करने के लिए किया, माथा छोटा करने के लिए। प्लास्टिक सर्जरी टाइप्स? नहीं, प्लास्टिक सर्जरी नहीं, हमने सिर्फ हेयर लगा दिए नए, मतलब मेडिकल प्लास्टिक सर्जरी, मेडिकल प्लास्टिक सर्जरी का लॉजिक। जी 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 जी। तो हमने बेसिकली उनको एक नई हेयर लाइन दे दी, फोरहेड को छोटा कर दिया, दैट इज वन। सेकेंड इज, एक होता है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस, ठीक है। फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में जो आपका मांग का एरिया है वो धीरे धीरे वाइडन होने लगता है, ठीक है। तो ग्रेड 1 में आपका हल्का वाइडनिंग होता है, थोड़ा थोड़ा स्किन दिख रहा होता है। ग्रेड 2 में वो थोड़ा ज़्यादा दिखना शुरू हो जाता है। ग्रेड 3 में बहुत ज़्यादा स्किन दिखना शुरू हो जाता है, बड़े एरिया में फैल जाता है। तो जो कोई फीमेल ग्रेड 3 लुडविग पैटर्न ऑफ बॉल्डनेस से अफेक्टेड है और डोनर बहुत अच्छा है, डाइटरी उनका अच्छा है, पहले हमको ये बताना होगा कि लॉन्ग टर्म आपको लाइफस्टाइल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और पीछे का डोनर अच्छा है और वो कमिटेड हैं अपने पर्सनल केयर के लिए, लाइफस्टाइल केयर के लिए, तब हम उनका ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, हेयर लाइन लोअरिंग एंड लुडविग ग्रेड 3 पैटर्न बॉल्डनेस, इन दो कंडीशंस में हम फीमेल हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने आपको कंसेंट दिया इन टर्म्स ऑफ दे आर ओके टॉकिंग अबाउट हेयर ट्रांसप्लांट? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि वही लोग बहुत एम्बैरेस्ड फील होते हैं करेक्ट टू टॉक अबाउट दिस, बट आई फील कि अगर ज्यादा सेलिब्रिटीज ने बात करी इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल ट्रीटमेंट होते हैं स्पेशली बंदों के लिए, जी जी जी, लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी आई फील। तो हाँ, तो वही मैं बता रही हूँ, स्टिग्मा कुछ के माइंड में होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से स्टिग्मा उनको ये है कि लोगों को पता ना चल जाए कि मैं बॉल्ड हो रहा हूँ और फिर कहीं मुझे ऑफर्स और रोल्स कम ना मिलने लगे, ये रीज़न होता है शायद छुपाने का। बट हाँ, हमारे पास काफ़ी लोगों का कंसेंट है और उन्हीं का हम नाम ले पाएंगे जिन्होंने हमको ये फॉर्मल कंसेंट दिया है। जैसे बोनी कपूर जी, ही इज़ ए रिनाउंड फिल्म प्रोड्यूसर एंड उनकी एज भी बहुत ज़्यादा थी, 68 व्हेन ही केम टू अस फॉर ट्रांसप्लांट, एंड बट एक्सीलेंट डोनर, ही हैड अ वेरी गुड डोनर, प्लस ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव माइंडसेट पर्सन। तो उनको हम लकीली फुल कवरेज दे पाए, जबकि उस ग्रेड में हम फुल कवरेज वन गो में नहीं दे पाते। एज इज़ नॉट अ डेटरेंट टू डू द सर्जरी अनटिल यू आर फिजिकली फिट, आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर सब कंट्रोल्ड है। और इसके अलावा कुछ स्पेशल सिनेरियोज होते हैं, जैसे आईब्रो में किसी को चोट लगी है तो वहाँ पे हम ट्रांसप्लांट करके आईब्रो को रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हम अर्ली एज में थोड़ा सा ही हेयर लाइन रिसीड हुआ है तब हम सर्जरी कर सकते हैं। जैसे रिसेंटली एलविश यादव जी, जिनकी एज सिर्फ 26 साल है, उनका हमने ट्रांसप्लांट किया, उनका हमने नॉन ट्रिम मेथड से किया। और कुछ सिनेरियोज होते हैं, जैसे हमने विग कोई पहनता था तो उनका विग रिमूव करवा के फिर ट्रांसप्लांट किया। तो जैसे कि हमारे एक एक्टर हैं रोमांच मेहता, तो उनका हमने सर्जरी करी थी, तो उनका हमने विग उतरवा दिया एंड ही हैज़ वेरी गुड रिजल्ट फ्रॉम हेयर ट्रांसप्लांट। ऑपोजिट में है अनूप जलोटा जी, जिनका डोनर बहुत कम था बट विग पहनते थे, तो उनके जो ट्रांसप्लांट में हमने बहुत सारे बियर्ड के बाल लगाए हैं। बियर्ड के बाल लगाने में ज़्यादा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेशेंट को समझनी, कि बियर्ड के बालों की डेंसिटी उतनी नहीं आती, ठीक है। वो बालों का टेक्सचर कभी भी स्कैल्प से मैच नहीं होता, तो उनको या तो हेयर वैक्स या हेयर जेल टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करने पड़ेंगे कि बाल अच्छे से ब्लेंड हो। तो ये एक थोड़ा ड्रॉबैक रहता है। इस कारण से हमको बियर्ड या बॉडी हेयर ट्रांसप्लांट पे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए। मतलब एग्रेसिव यानी बहुत ज़्यादा बियर्ड और बॉडी और चेस्ट के बाल हमने स्कैल्प पे लगा दिए, क्योंकि उनकी ना तो डेंसिटी अच्छी होगी, ना कॉस्मेटिक अपीयरेंस बहुत अच्छी आएगी, और टेक्सचर मिसमैच सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैम, अगर एक हेयर ट्रांसप्लांट किसी का सक्सेसफुल रहा जी, एंड एवरीथिंग इज फाइन अकॉर्डिंग टू यू मेडिकली स्पीकिंग, जी, तो फिर उस हेड ऑफ हेयर को आप स्टाइल कर सकते हो प्रोडक्ट्स के साथ? जी, हेयर वैक्स का कुछ लेना हेयर देना वैक्स, नहीं? हेयर जेल, शैम्पूइंग, कंडीशनिंग से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होते? नहीं, लॉन्ग टर्म कोई साइड इफेक्ट्स। आप उन बालों को लंबा ग्रो कर सकते हो? हाँ जी, आप उनको लंबा भी ग्रो कर सकते हैं, आप उनके भी प्लेट्स बना सकते हैं, सो एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब एकदम नॉर्मली रहता है? जी जी जी। कोई भी ऐसे केसेस रहे हैं जहाँ कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स रहे हैं? देखिए, मेरी नज़रों में जो सबसे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है वो है थिनिंग ऑफ ट्रांसप्लांटेड हेयर, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा मिथ है कि ट्रांसप्लांटेड हेयर आर परमानेंट, ठीक है। ये चीज़ सब लोगों को जानना ज़रूरी है कि ट्रांसप्लांट आपने करा लिया, वो बाल लंबे समय तक रहेंगे, वो परमानेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। बिकॉज जो पीछे का सेफ डोनर जोन, जिसको हम बोलते हैं सो कॉल्ड सेफ डोनर जोन, इज़ नॉट टोटली सेफ इन 100% पेशेंट्स।
some percent of patients will undergo age related involution and miniaturization even in this donor area. यानी कि कुछ लोगों को समय के साथ जैसे जैसे समय बीतेगा मेल पैटर्न बॉल्डनेस का जो मिनिएचराइजेशन का प्रोसेस है वो पीछे के बालों को भी अफेक्ट करेगा. उस वजह से ट्रांसप्लांटेड बालों की वॉल्यूम 10, 20, 30% तक कम हो सकती है, डेंसिटी कम हो सकती है. तो और ये चीज़ बहुत ध्यान देने लायक है जो 20s या अर्ली 30s में है सर्जरी कराते वक्त. तो हम बहुत ट्रांसपेरेंटली पेशेंट को बताते हैं कि देखिए आपके ये बाल पतले हो सकते हैं लंबे समय में, वर्स्ट टू वर्स्ट अगले 3-4 सालों में, बेस्ट के सिनेरियो में 10-15 साल बाद हल्के हों. बट आपको अगर इनको रोकना है इन बालों को तो आपको दवाई खानी पड़ेगी, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताई थी जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए है. तो मेरे हिसाब से ये पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है. मैं ये नहीं प्रमोट कर रही कि हर पेशेंट ही दवाई खाए. दवाई के कुछ परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, नो डाउट अबाउट इट. और मैं नहीं रिकमेंड कर रही कि आप दवाई खाएं उन परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में जिनको साइड इफ़ेक्ट्स हैं. बट ये आपको समझना ज़रूरी है कि आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो और बाद में आप दवाई नहीं खाओगे तो लंबे समय में आप पछताओगे क्योंकि वो बाल हल्के होने लगेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ पढ़ना बताना बहुत ज़रूरी है. उसके बेसिस पे क्या है, काफ़ी पेशेंट्स अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं कि चलो ठीक है अगर वो बाल भी चले जाएंगे तो फिर मुझे सर्जरी नहीं करानी, देन इट्स वेल एंड गुड. बट अगर उसके जानते हुए बावजूद वो सर्जरी कराते हैं तो इट्स अ इन्फॉर्म्ड कंसेंट, वो एक एथिकल तरीका है सर्जरी करने का. तो वो चीज़ बतानी बहुत ज़रूरी है. okay. तो कोई ऐसे पेशेंट्स आए जो 2 बार आ चुके हैं? हाँ जी, तो वो आते हैं, हम उनका रीट्रांसप्लांट कर सकते हैं बट फिर उनको फिर समझाना पड़ता है कि देखो आपके डोनर थिन हो रहे हैं तो आप अब तो एटलीस्ट दवाई कराओ ताकि आपको थर्ड ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े. कुछ ऐसे टेक्निक्स होते हैं जिनकी वजह से आपके डोनर बाल मजबूत रह सकता है? वही आपके जो डाइट है, जो दवाइयाँ हैं, तो आपके डोनर हेयर मजबूत रहेंगे ही रहेंगे. और एक चीज़ जो हमने नई शुरू की है वो है डोनर रेस्टोरेशन. ठीक है, जैसे किसी के अनवांटेड चेस्ट या बियर्ड हेयर है तो हम उनको डोनर में लगा दें, क्योंकि किसी को पीछे भी बज़ कट रखना है. तो जिस सिटिंग में यहाँ से बाल निकले उनको आगे लगाया, उसी सिटिंग में हमने बॉडी हेयर पीछे लगा दिए ताकि वो अगर बज़ कट करें तो उनकी डेंसिटी कम ना दिखे. ओके. और बॉडी से कहाँ लेते हो? बॉडी में हम बियर्ड इज़ नंबर 1, pubic is number 2, number 3 is chest as a preference. Okay. Again, logic is texture, density. And the final density that we get, final look and the survival rates also. मतलब जैसे चेस्ट है, चेस्ट में सर्वाइवल रेट कभी कभी कम होता है, यानी कि वो बाल बहुत धीरे ग्रो करता है, उसकी डेंसिटी जो दिखती है काफ़ी कम दिखती है. स्कैल्प ट्रांसप्लांट्स के अलावा लोग बियर्ड ट्रांसप्लांट्स के लिए आते हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग आईब्रो ट्रांसप्लांट्स अगर किसी के थिन आईब्रोज हैं. जी. ये मेरे को ऑन कैमरा लाइव के बारे में पता चला है कि आईब्रो थिकनेस जैसी भी एक चीज़ रहती है जी. एक्ट्रेसेस करते हैं बहुत ज़्यादा आईब्रो ट्रांसप्लांट्स. हाँ देखिए, आईब्रो ट्रांसप्लांट्स आर नॉट परफेक्ट, ये आपको समझना होगा. ठीक है, क्योंकि आईब्राउ का हेयर बहुत पतला होता है, ठीक है, और बहुत एक्यूट एंगल पे ग्रो करता है. इसमें अगर हमने ट्रांसप्लांटेड बाल लगा दिया जो कि थोड़ा मोटा होगा, आईब्रो को तो आप हर हफ्ते नहीं काटते नेल्स की तरह, बट अगर आपने आईब्रो ट्रांसप्लांट किया तो आपको आईब्रो को हर हफ्ते काटना पड़ेगा बिकॉज इट विल टेंड टू ग्रो लॉन्ग द ट्रांसप्लांटेड आईब्रो. सो मेरा ये कहना है कि अगर किसी को चोट लग गई या किसी कारण से पूरा ही एक एरिया पूरा खाली हो गया तब ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर इंक्रीजिंग द थिकनेस और डेंसिटी. मुझे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने के बाद पता चला कि ये हेयर लॉस का सब्जेक्ट कितना बड़ा है, स्पेशली हमारे देश में. अगेन एज अ कंटेंट क्रिएटर आप खुद के पर्सपेक्टिव से कंटेंट बनाते हो. हेयर लॉस मेरे लिए एक प्रॉब्लम नहीं है, विच इज़ व्हाई आई डिडंट अंडरस्टैंड इट. बट ये भी स्पेशली बंदों की बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होती है. मैं बस ये कहना चाहूँगा कि चिल करो, साइंस बहुत आगे बढ़ चुका है, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट ब्रो. बस ये कहना चाहूँगा. एनी एंड नोट मैम? या जस्ट do your research, take care of your overall lifestyle and be comfortable in your skin. Beautiful. डॉक्टर बंसल, धन्यवाद. Thank you, धन्यवाद. एंड आई एम श्योर कि आपने बहुत सारे ब्रोज और सिस्टर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प किया है. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट. हर हेल्थ रिलेटेड एपिसोड के बाद मुझे ना थोड़ी वो होलसम वाइब फील होती है कि यार इस शो के थ्रू हम कितने सारे लोगों के डाउट सॉल्व कर रहे हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो खुद के इनसिक्योरिटीज़ के साथ डील नहीं कर पा रहा है, उन्हें हमारे पॉडकास्ट के लिंक्स या हमारे क्लिप्स भेजिए
ताकि लोग जाने कि साइंस इतनी तेजी से आगे बढ़ चुका है और जितने भी बॉडी के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, स्किन से रिलेटेड, हेयर से रिलेटेड, सेल्फ वर्थ से रिलेटेड, उन सारों को आप सॉल्व कर सकते हो बायोलॉजी के थ्रू, डॉक्टरी के थ्रू, मेडिकल प्रोफेशनल्स के थ्रू। डॉक्टर आरिका बंसल के साथ यही था हमारा मेगा हेयर केयर एंड हेयर ट्रांसप्लांट एपिसोड। इफ यू एंजॉयड इट, हिट दैट थम्स अप और TRS को फॉलो करते जाइए। हम नीचे लिंक करेंगे हमारे बाकी के सारे हेल्थ पॉडकास्ट, डायबिटीज़ का सब्जेक्ट, कैंसर का सब्जेक्ट, डाइट का सब्जेक्ट, सब कुछ कवर कर लिया हमने TRS पर। तो डेफिनेटली गो वॉच TRS एंड रणवीर विल बी बैक सून।